हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वाई बायोलॉजी। टुडे आज का टॉपिक होगा सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोटिलेडॉन्स। राइट, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोटिलेडॉन्स। तो इसको अपन एक्सप्लोर करने से पहले समझेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ होता क्या है। सेकेंडरी ग्रोथ वो प्रोसेस होता है जो अलाउ करता है बहुत सारी ट्रीज और श्रब्स को, ताकि वो वाइडर ग्रो हो सके। राइट, वो अपना स्ट्रक्चरल सपोर्ट डेवलप कर सके और जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के कंडीशंस हैं उनको अडेप्ट कर सके। राइट, सिंपल डेफिनेशन एज यू कैन सी हियर। सो पहला टॉपिक हमारा होगा सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोटिलेडॉन्स में कैम्बियम टिश्यू। द कैम्बियम टिश्यू हमारी जर्नी जब सेकेंडरी ग्रोथ में शुरू होती है तो सबसे पहले हम लेयर की बात करते हैं, वो उस टिश्यू की बात करते हैं जिसका नाम है वस्कुलर कैम्बियम। राइट, ये जो थिन लेयर होती है, राइट, ये एक्चुअली डिवाइडिंग सेल्स की होती है जो जाइलम दैट इज वुड एंड फ्लोएम दैट इज इनर बार्क के बीच में रिसाइड करती है। किसके बीच में? जाइलम और फ्लोएम के बीच में रिसाइड करती है। राइट, ये प्राइमरी साइट रहती है जहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ का मेन जो एक्शन होता है। नाउ सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम की प्रोडक्ट रहता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। सेकेंडरी जाइलम जिसको हम कॉमनली वुड भी बोलते हैं, ये वस्कुलर कैम्बियम जो प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी जाइलम सेल्स को इनवर्डली प्रोड्यूस करता है सेंटर ऑफ द स्टेम और रूट। राइट, ये सेल्स होते हैं जो डिफरेंशिएट होते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ साइलम सेल्स में, जिसको हम बोलते हैं वेसल एलिमेंट्स और फाइबर्स। राइट, वेसल एलिमेंट्स जो क्रूशल रहते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, किसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द प्लांट्स। राइट, थ्रू आउट द प्लांट्स ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं सेकेंडरी जाइलम। विल टॉक अबाउट सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी फ्लोएम जिसको हम इनर बार्क भी बोलते हैं, ये वन ऑफ द आउटसाइड के वेस्कुलर कैम्बियम के आउटसाइड होता है। राइट, ये जो नया सेकेंडरी फ्लोएम रहता है जहाँ पे सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, नए सेकेंडरी फ्लोएम के सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ये वहाँ पर होता है। तो फ्लोएम काय के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? मेनली ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, किसको? शुगर और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन द लीव्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। राइट, सेकेंडरी फ्लोएम के बाद कॉर कैम्बियम की बात करेंगे। कॉर कैम्बियम को हम फेलोजन भी बोलते हैं। कॉर कैम्बियम एक अनदर लैटरल मेरिस्टेम बोल सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है आउटर बार्क के डेवलपमेंट के लिए। क्या बोला मैंने? कि एक अनदर लैटरल मेरिस्टेम होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है काय के लिए? आउटर बार्क के डेवलपमेंट के लिए। ये प्रोड्यूस करता है कॉर्क सेल्स को, दैट इज फेलम, टुवर्ड्स द आउटसाइड। राइट, ये फेलम सेल्स को प्रोड्यूस करता है आउटसाइड के आउटर एरिया के साइड, और फेलोडोम को प्रोड्यूस करता है इनसाइड, टुवर्ड्स द इनसाइड। क्या बोला मैंने? फेलम को आउटसाइड, फेलोडोम को इनसाइड। द कॉर्क सेल्स जो रहते हैं, कॉर्क सेल्स यानी कि फेलम, ये प्रोटेक्ट करते हैं स्टेम और रूट को ताकि ये वाटर प्रूफ रहे। सेकेंड, उसके बाद हम बात करेंगे बार्क फॉर्मेशन की। बार्क फॉर्मेशन जैसे कि हमने देखा कॉर्क कैम्बियम में, जैसे कंटिन्यूली प्रोड्यूस होते करते जाता है वो कॉर्क सेल्स, जो ओल्डर कॉर्क सेल्स रहते हैं वो पुश्ड हो जाते हैं आउटवर्ड, आउटवर्ड पुश हो जाते हैं और वो इवेंचुअली डाई हो जाते हैं। राइट, तो जो डेड कॉर्क सेल्स रहते हैं अलॉन्ग विथ अदर नॉन फंक्शनल टिश्यूज, ये क्या करते हैं? जो कॉमनली नोन एज बार्क ऑफ ट्रीज रहता है ना, उसको फॉर्म करते हैं। क्या क्या? जो डेड कॉर्क सेल्स हैं अलॉन्ग विद अदर नॉन फंक्शनल टिश्यूज, ये सब कॉमनली इन सबको हम मिलाकर बोलते हैं बार्क ऑफ ट्रीज। राइट, तो बार्क ऑफ ट्रीज सिंपली यही कह सकते हैं कि डेड कॉर्क सेल्स अलॉन्ग विथ नॉन फंक्शनल टिश्यूज। जो कॉर्क कैम्बियम रहता है फेलम के साथ, वो प्रोड्यूस होता जाता है और कंट्रीब्यूट करता है जो कैरेक्टर अपीयरेंस रहता है बार्क के लिए। क्या बोला मैंने? कॉर्क कैम्बियम अलॉन्ग विथ फेलम जो प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस करता है जो अपना कॉर्क कैम्बियम, ये कंट्रीब्यूट करता है जो कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस रहता है हमारा बार्क का, उसको रिप्रेजेंट करता है। राइट, एनुअल रिंग्स की बात करते हैं। एनुअल रिंग्स बहुत सारे वुडी डाइकोटिलेडोन्स में होता है कि जो पैटर्न रहता है ना सेकेंडरी जाइलम का, जो ग्रोथ हो जाती है, जैसे जैसे ग्रोथ हो जाती है सेकेंडरी जाइलम की, उससे हमें पता चल जाता है कि जो एनिमल रिंग्स हैं उनका फॉर्मेशन हो रहा है। हर एक रिंग, जो हर एक रिंग रहती है ना, वो रिप्रेजेंट करता है एक ईयर, 1 ईयर्स वर्थ ऑफ ग्रोथ। एंड ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वेरिएशंस में, और एक कैरेक्टराइज होता है वेरिएशंस इन सेल साइज एंड डेंसिटी ड्यू टू सीजनल चेंजेस इन द एनवायरमेंटल कंडीशंस। राइट,
फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ इजंट जस्ट अबाउट मेकिंग ट्रीज वाइडर, राइट? इस सेकेंडरी ग्रोथ का काम ये नहीं कि ट्रीज को बस चौड़ा बनाते जाओ, इसका ये काम भी रहता है कि वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो प्लांट्स को और टॉलर ग्रो करने में हेल्प करता है, और वो लाइट रिसोर्सेज को, ताकि वो compete कर सके, राइट? जितना ज़्यादा वो टॉल टॉल होंगे उतना ज़्यादा ईजिली वो लाइट रिसोर्सेज के लिए compete कर पाएंगे। और ये क्रूशियल रोल भी प्ले करता है किस चीज़ में? transport of minerals, water, and nutrients throughout the plant, right? Now, factors affecting the growth of the secondary growth of dicotyledons. क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? द रेट ऑफ पैटर्न ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ कैन बी इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि इन्वायरमेंटल कंडीशन हो गए, जैसे टेम्परेचर हो गया, पानी की अवेलेबिलिटी हो गई, जेनेटिक्स हो गए उस प्लांट के हार्मोन्स कौन कौन से मिल रहे हैं उसको, जैसे ऑक्सिन हो गया या जिबरेलिन हो गया, राइट? इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है डाइकॉट्स में एक रिमार्केबल प्रोसेस है, जो हमें अलाउ करती है बहुत सारे ट्रीज और शब्स को थ्राइव करने और उनको अडेप्ट, ताकि वो अडेप्ट कर सके चेंजिंग इन्वायरमेंट में, राइट? एंड इसकी वजह से जो रिजल्ट, इनका रिजल्ट क्या होता है, जो वुड और बार्क का फॉर्मेशन होता है, जो असेंशियल रहता है ताकि वो लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर सकें और उनकी जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रह सके। Thank you for joining me in this journey through the world of secondary growth in dicots. Please like, share, and subscribe.